हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं अमित वर्मा, एवी सर, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्थिर वैद्युत की। ये 12th के पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है, चाहे ये आप बोर्ड के हिसाब से सोचें, चाहे विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर देखें। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा मज़ेदार भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं आपसे बता दूं प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी या इंग्लिश हो, फिजिक्स मतलब फिजिक्स। बस ध्यान रहे, कोई भी टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको लिख रहा हूँ उसका आपको इंग्लिश में अर्थ तथा उसका हिंदी में अर्थ आपको पता होना चाहिए, है ना? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब तक हमें उसका अर्थ नहीं पता होगा तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। और बाकी कोई हाई फाई किताब पढ़ने की या इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये लेक्चर अपने आप में संपूर्ण है, ईश्वर की कृपा है कि आप लोगों को 1% दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। स्थिर वैद्युत की, है ना? शब्द यहाँ पे विद्युत आ रहा है, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत दिनों से हम लोग इसके बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हमें जानने का मौका मिला है। थोड़ा सा 9th-10th में हम लोगों ने प्यारे बच्चों पढ़ा है कि एटम होता है, परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं प्यारे बच्चों, चक्कर लगाते हैं, है ना? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये रहा आपका नाभिक। नाभिक के अंदर प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और बाहर की कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन। ये सारी की सारी कहानी हमें बचपन से पता है। और किसी भी तत्व को कैसे लिखते हैं? एक्स जेड ए, ओके, एक्स जेड ए। जेड क्या कहलाता है सर? जेड कहलाता है परमाणु क्रमांक। चलेंगे बहुत बेसिक से, है ना? परमाणु क्रमांक इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हर टर्म को हिंदी इंग्लिश में साथ साथ लिखेंगे प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर जो ए है वो कहलाता है परमाणु भार। क्या कहते हैं इसको? इट इज़ कॉल्ड एज परमाणु भार, यानी कि प्यारे बच्चों एटॉमिक वेट। फिर बात करते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। तो आप सभी जानते हैं, हाँ बेटे, एन मतलब संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसमें? किसी उदासीन परमाणु में, है ना? किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं? ए में से जेड को घटा देते हैं। तो इससे प्यारे बच्चों मेरे पास न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। क्लियर है? ये परमाणु है, परमाणु के बाहर ये चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन है। सारी कहानी इलेक्ट्रॉन की है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो बंद है, प्रोटॉन इस नाभिक से बाहर नहीं आ सकता। जो भी लेन देन का काम होगा वो केवल और केवल किसका होगा? इस इलेक्ट्रॉन का होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, है क्या? यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाए तो ऐसे परमाणु को क्या कहते हैं? उदासीन परमाणु कहते हैं। और यदि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा हो जाए तो यही जो शब्द आने वाला है प्यारे बच्चों, यही शब्द एक्चुअल में कहलाता है आवेशन। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आवेशन, यानी कि चार्जिंग, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ही क्या कहलाता है? वास्तव में आवेशन की प्रक्रिया कहलाता है। और इस आवेशन की इस प्रक्रिया में ये इलेक्ट्रॉन एक कैसा कण होता है? एक आवेशित कण होता है जिस पर एक ऋणात्मक आवेश होता है। और इस ऋणात्मक आवेश के इधर उधर गति करने से ही वस्तुएं क्या होती हैं? आवेशित होती हैं, या वो विद्युतमयी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? दे आर सेड टू बी चार्ज, दे आर सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड। वो विद्युतमयी कहलाती हैं या वो आवेशित कहलाती हैं। तो उस विद्युतमयी और आवेशित होने के लिए कौन जिम्मेदार है प्यारे बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। यदि किसी कांच की छड़ को, किसको? कांच की छड़ को प्यारे बच्चों किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ दिया जाए तो सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर क्या होगा? आइए ध्यान से समझें।
प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि इनके कुछ गुण धर्मों में परिवर्तन आता है। किस तरह से आता है, आइए समझते हैं प्यारे बच्चों। जो कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है, जबकि ये जो सिल्क का कपड़ा है ये ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब स्वाभाविक है प्यारे बच्चों, धन आवेश, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, इस प्रक्रिया के कारण जो पद हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, आवेश कह रहे हैं। तो ये वस्तुएं, ये धनात्मक आवेशित है, ये ऋणात्मक आवेशित है। इसका अर्थ समझिए, धनात्मक आवेशित का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऋणात्मक आवेशित का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। सर क्या आप इसे प्रोटॉनों की अधिकता नहीं कह सकते? क्या आप यहाँ प्रोटॉन की अधिकता नहीं कह सकते? क्योंकि प्रोटॉन भी कैसा आवेशित कण होता है, धन आवेशित कण। नहीं कह सकते बेटे, क्योंकि प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता है, प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर रहता है। तो इसका मतलब स्थानांतरण केवल किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का। तो जब ये दोनों वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो इनके आपस में रगड़ने पर प्यारे बच्चों इसके इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनों के इस पर जाने के कारण ही यह वस्तु ऋणात्मक आवेशित हो जाती है और यह वस्तु प्यारे बच्चों धनात्मक आवेशित हो जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? प्रारंभ में ये दोनों वस्तुएं कैसी वस्तुएं हैं? ये दोनों वस्तुएं हैं उदासीन, ये भी उदासीन तथा ये भी उदासीन। उदासीन का मतलब क्या है सर? उदासीन का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या हैं प्यारे बच्चों, प्रोटॉन हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस पर धन आवेश आ रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन छिटक करके कहाँ चले गए, इस पर चले गए, जिसके कारण ये ऋण आवेशित हो गई और ये क्या हो गई प्यारे बच्चों, धन आवेशित। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। स्थिर वैद्युत की, जिसे कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब सोचो, अगर ये आवेश स्थिर है, आवेश क्या है, स्थिर, तो ये बना स्थिर वैद्युत की, यानी कि यदि ये आवेश स्थिर है तो इस स्थिर आवेश के संगत जो पद का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत की कहते हैं। यानी कि इस वस्तु के अंदर ये आवेश स्थिर अवस्था में है, गतिमान नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो स्थिर आवेश का अध्ययन ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, स्थिर वैद्युत की कहलाता है। आइए दोबारा से सुने। ये X कोई परमाणु है जिसका परमाणु भार A, परमाणु क्रमांक Z। प्यारे बच्चों ये नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बाहर चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं प्यारे बच्चों, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे आसान से तरीके से जो बात मैंने समझी वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बात ज्ञान का बखान करने की नहीं है, बात यह है कि सीधी सीधी बात अगर आपको सीधे सीधे समझ में आ रही है तो मुझे लगता है शायद इससे कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए अर्जी फर्जी जितनी चीज़ें हैं सबको हटाइए और सीधे सीधे प्यारे बच्चों पॉइंट पे आइए। कैसा परमाणु गुरुजी? उदासीन परमाणु। प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर? इलेक्ट्रॉनों के बराबर, है ना। और न्यूट्रॉनों का नंबर, संख्या है ये। जबकि न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है? न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0। तो प्यारे बच्चों आज हम एक्चुअल में जो मेन चर्चा करेंगे, आवेश स्थिर है, तो हमारी जो अब चर्चा है वो किस पर है प्यारे बच्चों? वो चर्चा आवेश पर है। और आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? चार्ज कहते हैं। परिभाषा समझ में आ ही गई। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर होता है तो इस इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। जिस वस्तु पर धनात्मक आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, जिस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही हम किससे परिभाषित करते हैं? धनात्मक तथा ऋणात्मक से। इस प्रकार प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं कि ये जो आपका आवेशित कण है, इस आवेशित कण में आवेश कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का प्यारे बच्चों। एक आवेश होगा धनात्मक और एक आवेश क्या होगा? ऋणात्मक। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। तो अब जब भी 2 वस्तुएं, उदासीन वस्तुएं, अब आवेशन की प्रक्रिया क्या है वो एक अलग भाग है।
जैसे आपने ऊष्मा स्थानांतरण पढ़ा था, चालन, संवहन, विकिरण। भाई आप क्या करते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं, ऐसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के मेथड क्या है ये अभी हमें नहीं जानना है, लेकिन हाँ ये बात हमें समझ में आ रही है प्यारे बच्चों कि इस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण वस्तुएं अब क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी। क्लियर है। और कितने प्रकार की आवेशित होंगी, दो प्रकार की, एक धन तथा एक ऋण। क्लियर है प्यारे बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं सर, स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों आवेश का स्थिर होना। मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे हम लोग बेसिकली आवेश के पूरे 12th के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो कहानी ठीक थी, हमें परमाणु समझ में आया, परमाणु भार समझ में आया, हमने पुरानी बातों को दोहराया, ध्यान रखा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों समझने वाली बात ये है कि यदि ये आवेश स्थिर है, गतिमान है, कैसी चाल से सर, नियत चाल से, है ना, नियत चाल से गतिमान है, या ये त्वरित है। क्या है प्यारे बच्चों, ये त्वरित है। तो तीन बातें हो गई। यस, स्थिर मतलब रेस्ट, ओके, मूव कर रहा है किससे सर, कांस्टेंट स्पीड से। बेटे हिंदी इंग्लिश का ध्यान रखना है। त्वरित है मतलब गुरुजी इसका कोई त्वरण है। तो प्यारे बच्चों ये बनता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो पहला जो आपकी यूनिट है, जिसे आप स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, ये आपका स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इसके अंदर आवेश स्थिर होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। फिर चाल, नियत चाल से गति करता है, नियत चाल से गति करेगा तो यहाँ पे शब्द आएगा प्यारे बच्चों चुंबकत्व, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप मैग्नेटिज्म कहते हैं। और यदि ये आवेश क्या हो जाए, त्वरित हो जाए, तो प्यारे बच्चों आप पढ़ते हैं इसको विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर है, EM वेव। तो अब जरा बताओ हमें क्या पढ़ना है सर, हम पढ़ेंगे अभी फिलहाल स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि आवेश का स्थिर होना। यानी कि जब उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया तो एक वस्तु जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की है, एक वस्तु जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने की है, इन आवेशों के स्थानांतरण के कारण अब ये हो गई है धनावेशित, ये हो गई है प्यारे बच्चों ऋण आवेशित। और ये धन आवेश तथा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण हुई है। अब जरा सोचिए, अगर ये आवेश इसके अंदर स्थित है, गतिमान नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगी स्थिर वैद्युतिकी। अगर ये नियत चाल से गति करेगा तो ये चुंबकत्व आ जाएगा, और अगर ये त्वरित होगा तो ये कहलाएगी विद्युत चुंबकीय तरंगे। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। अभी हमें फिलहाल इस वाले पार्ट को स्टडी करना है, जिसे आप क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आप स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। अभी हम सबसे पहले चर्चा किसके बारे में करेंगे, आवेश के बारे में करेंगे। आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेशों में क्या होता है, उनमें अन्योन्य क्या घटनाएं होने वाली हैं, उसका ही अध्ययन हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, अभी देखने वाले हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आवेश इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटे, चार्ज। यस, किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। हाँ प्यारे बच्चों, आवेश दो प्रकार का होता है। ओके, कौन कौन से प्रकार का, दो प्रकार का गुरुजी, धन और ऋण। और प्यारे बच्चों ये भी देखा गया कि धन धन को क्या करता है, धन धन को प्रतिकर्षित करता है, ऋण ऋण को भी प्रतिकर्षित करता है, जबकि धन ऋण को और ऋण धन को क्या करता है, आकर्षित करता है। प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है।
क्लियर है प्यारे बच्चों? इसका कैसे पता लगा? इसका पता लगाने का तरीका बताता हूँ। जब आपने इस कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा, है ना, ये किसकी छड़ थी प्यारे बच्चों? कांच की छड़ को जब आपने सिल्क के कपड़े से रगड़ा तो प्यारे बच्चों जो भी कुछ हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, बस ऐसा हुआ कि वस्तु विद्युतमयी हो गई। ठीक है, अब विद्युतमयी होने के बाद फिर एक और सेट लिया, एक और कांच की छड़ को एक और सिल्क के कपड़े से रगड़ा। ठीक है, भगवान जाने क्या हुआ। तो जब मैं अब इन दोनों छड़ों को एक साथ लाया तो इन दोनों छड़ों ने एक दूसरे से बात करने से इनकार कर दिया। मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित कर रही थी। तो मुझे समझ में आ गया, दोनों एक ही जैसी थी, ये उदासीन ये उदासीन। जब कुछ भी हुआ, वैसे प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि इस पर धनावेश आता है, इस पर ऋणावेश आता है। इसी प्रकार इस पर धनावेश आया होगा तो इस पर सर ऋण आवेश आया होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो जब इन दोनों को पास लाए तो उन्होंने दोनों के जो धन थे, इन्होंने क्या किया होगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया होगा। क्लियर है? तो इसी के आधार पर एक परिपाटी बन गई, दो प्रकार के आवेश हो गए, दुनिया भर की बातें हो गई। लेकिन ये एक प्यारे बच्चों तरीका था जो ये बताता है, ये ऐसा प्रयोग है जो ये बता रहा है कि जो समान आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा जो विजातीय आवेश हैं, सजातीय आवेश प्रतिकर्षण, विजातीय आवेश प्यारे बच्चों आकर्षण। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब प्यारे बच्चों आवेश की और बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। चलो भगवान का बहुत शुक्र है। सर भगवान का कैसे शुक्र है? बेटे अदिश राशि होती है तो अदिश राशि को तो जोड़ना घटाना बहुत आसान होता है, और क्या, इसको सिंपल बीजगणितीय रीति से जोड़ सकते हैं तथा घटा सकते हैं। क्लियर है? चलेंगे बेसिक से जाएंगे हाई लेवल पर, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन प्यारे बच्चों बीच में कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाले हैं, हाई लेवल की चिंता मत करना, है ना। लेकिन चलेंगे बेसिक से ही। तो आवेश कैसी राशि है प्यारे बच्चों? एक अदिश राशि है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक एसआई पद्धति में, कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में प्यारे बच्चों कूलाम्ब होते हैं। कूलाम्ब सी से प्रदर्शित करते हैं, है ना, कूलाम्ब होते हैं। ओके, क्लियर है? और वैसे तो इसके बहुत सारे मात्रक हैं, इसके और मात्रक स्टेट कूलाम्ब भी होते हैं, लेकिन स्टेट कूलाम्ब जो होता है वो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहलाती है प्यारे बच्चों। इसकी पहले इसी से इसको देखा गया, बाद में एसआई पद्धति में बदला गया। तो पहले यही यूज़ करते थे स्टेट कूलाम्ब। ये बेसिकली इसका CGS पद्धति में मात्रक होता है, और एक कूलाम्ब बराबर 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ये आप प्यारे बच्चों याद रखेंगे। क्लियर है? तो ऐसा ही पद्धति में इसके मात्रक कूलाम्ब होते हैं, स्टेट कूलाम्ब, एक कूलाम्ब। अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि कूलाम्ब बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए हम लोग अक्सर कैलकुलेशंस में माइक्रो कूलाम्ब का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों फिर बता दूं, आवेश दो प्रकार का, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश के मात्रक एसआई पद्धति में कूलाम्ब होते हैं, और CGS पद्धति में स्टेट कूलाम्ब होते हैं। एक कूलाम्ब बराबर 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। आइए प्यारे बच्चों चलते हैं आवेश के और गुणधर्मों के बारे में चर्चा करने के लिए। हाँ बेटे बढ़ते हैं आगे। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। बेटा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश को क्या किया जाता है, नष्ट, क्योंकि प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई वो उदासीन बनाई हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों हमेशा अगर एक वस्तु पर आवेश पैदा होगा तो दूसरा कहीं ना कहीं उसका निगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमेशा सदैव क्या रहेगी, इसकी बैलेंसिंग रहेगी। अच्छा विलगित का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है जिसका हुक्का पानी बंद, हुक्का
पानी बंद। हुक्का पानी मतलब होता है बिरादरी से बाहर, जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, उसका स्थिर आवेश सदैव क्या रहता है प्यारे बच्चों, नियत रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक, इस वस्तु में यहाँ पर है 1 कूलाम आवेश, यहाँ पर है प्यारे बच्चों 3 कूलाम आवेश और यहाँ पर है -2 कूलाम आवेश। तो ज़रा बताइए कुल आवेश कितना है गुरुजी? 1 + 3 - 2 अर्थात कुल आवेश हुआ गुरुजी ये मेरे पास 2 कूलाम। क्या क्लियर है बेटे? आवेशों को सिंपल जोड़ना घटाना बहुत आसान है। तो मेरे पास कुल आवेश कितना हुआ? 2 कूलाम आवेश हुआ। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ये विलगित निकाय है, अगर मैं इस निकाय को कुछ इस तरह से देखूं कि यहाँ आ गया 3 कूलाम, यहाँ आ गया -4 कूलाम, यहाँ आ गया x कूलाम, तो मुझसे पूछ रहा है यार इस x का मान बताओ। तो मैं जानता हूँ कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जितना निकाय पर कुल आवेश है वो सदैव क्या रहेगा? नियत। तो जरा बताओ कुल आवेश कितना था? 2 कूलाम। तो अब भी कितना होगा गुरुजी? अब भी तो 2 ही कूलाम होगा। तो जरा बताइए क्या कुल आवेश को लिख सकता हूँ 3 - 4 + x, और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये 2 कूलाम के, क्योंकि ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं ना इसको नष्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों -1 + x बराबर कितना आ गया? 2, यानी कि x बराबर कितना आ गया है? 3 कूलाम। तो इस प्रकार से मैं इस आवेश के मान की गणना कर सकता हूँ। तो न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है प्यारे बच्चों, ना ही आवेश को क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है। हाँ, एक वस्तु से आवेश को दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित। वो भी किसके द्वारा? प्रोटॉनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा? सर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन तो कहाँ बंद हैं? नाभिक के अंदर हैं। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण गुण था कि किसी विलगित आवेश का निकाय सदैव क्या रहता है प्यारे बच्चों? संरक्षित रहता है। क्लियर है? और कर सकते हैं आप इस पे 1-2 सवाल। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई एक बक्सा है, इस बक्से के अंदर 3 कूलाम। कैसा बक्सा है ये? सर ये है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब सर विलगित। क्या है ये? विलगित। और मैंने कहा कि ये -2 कूलाम है और प्यारे बच्चों यहाँ पर है कोई 8 कूलाम आवेश। अब मैंने क्या किया भाई? मैंने इस आवेश को अंदर इसी प्रकार, पता नहीं क्या हुआ भगवान जाने, यहाँ रह गया, यहाँ आ गया 4 कूलाम, यहाँ आ गया 5 कूलाम। तो कह रहा है यार इस x का मान बताओ। तो जरा बताओ कुल आवेश कितना है गुरुजी? कुल आवेश होगा 8 + 3 - 2। क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी कि ये मेरे पास आ गया है 9 कूलाम। कितने कूलाम? 9 कूलाम। अब जरा देखो यहाँ भी कितना रहना है? सर 9 ही कूलाम रहना है। तो जरा बताओ 4 + 5 + x बराबर कितना? 9 कूलाम ही तो होगा। तो क्या प्यारे बच्चों x का मान कितना हुआ? 0, अर्थात यहाँ पर कोई आवेश नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों? बढ़ते हैं आगे आवेश के दूसरे गुणधर्मों पर चर्चा करने के लिए। बच्चों आवेशों का क्वांटीकरण, क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? आवेशों का क्वांटीकरण, है ना? इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, स्लो लग रहा हो तो 1.5 1.25 पे देख लो, फास्ट लग रहा हो तो 0.75 पे देख लो। तो प्यारे बच्चों आवेशों का क्वांटीकरण, ये क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण। प्यारे बच्चों क्वांटीकरण का मतलब समझिए। क्वांटीकरण होता है कोई भी चीज़ नंबर में एग्जिस्ट करे। किस में एग्जिस्ट करे? नंबर में। जैसे मैं आपसे एक छोटे से उदाहरण से पूछना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है? मैंने आपसे पूछा कि भाई ये है चिंटू लाल। हाँ चिंटू बताओ तुम यहाँ तक पहुँचे तो तुमने कितनी सीढ़ी चढ़ी? तो स्वाभाविक है उसका जवाब होगा 1 2 3। सर 3 सीढ़ियाँ मैंने चढ़ी। क्या वो ये कह सकता है कि सर मैंने जो है 3 सीढ़ियाँ तो चढ़ी, लेकिन क्या कोई 3.5 सीढ़ी भी होती है क्या?
क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उसका कभी जवाब हो 3.5 सीढ़ी चढ़ी? सर 3.5 सीढ़ी तो यहाँ पे आएगी। क्या 3.5 सीढ़ी चढ़ सकता है कोई आदमी? नहीं चढ़ सकता। या तो 3 सीढ़ी होंगी, या कितनी होंगी, या 4 सीढ़ी होंगी। क्लियर है? क्या कभी ऐसा भी सुना तुम लोगों ने 1.5 सीढ़ी? नो सर। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमेशा एक फिक्स नंबर है, या तो 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने किसी को गुस्से में झापड़ मार दिया, वैसे मैं किसी को झापड़ मारता नहीं हूँ, तो मैं कितना झापड़ मारूंगा उसको? या तो 1 थप्पड़, या 2 थप्पड़, या 1.5 थप्पड़। सर 1.5 थप्पड़ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं प्यारे बच्चों यही आपको समझाना चाहता हूँ कि जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ कनेक्ट किया जाता है तो जो ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होते हैं उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि 1/2e ट्रांसफ़र हो जाए। या तो e जाएगा, या 2e जाएगा, या 3e जाएगा। ये हमेशा एक नंबर ही होगा। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो आवेश सदैव पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है बेटे प्यारे बच्चों? पूर्ण गुणज। भाई 2 प्रकार का हो सकता है, धन हो सकता है और ऋण हो सकता है। तो n क्या है प्यारे बच्चों? n है मेरे पास पूर्णांक, यानी कि n कभी भी n कैन हैव द वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन। n के मान 1 2 3 तो हो सकते हैं, लेकिन n का मान प्यारे बच्चों कभी भी 1/2, 3/4, 5/7 नहीं हो सकता। तो यही सिद्धांत क्या कहलाता है? ये सिद्धांत कहलाता है आवेशों का क्वांटीकरण। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि या तो E होगा, या 2E होगा, या 3E होगा? यस। तो ये हमें क्या समझना है प्यारे बच्चों कि कभी भी इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफ़र होगा तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होंगे, या नहीं होगा। ऑब्वियस है, कहीं E/2 जैसा तो कुछ नहीं होगा। हालांकि प्यारे बच्चों आधुनिक भौतिकी यानी कि जो मॉडर्न साइंस है, आधुनिक भौतिकी ये कहती है ना, अभी मुरे जेलमैन ने क्वार्क्स की डिस्कवरी की थी। क्वार्क्स कुछ कण होते हैं, कि एक नए प्रकार के कणों की खोज हुई जिन्हें क्वार्क्स कहा गया। तो जो क्वार्क्स थे उन पर जो आवेश था प्यारे बच्चों वो 2e/3 तथा e/3 प्राप्त हुआ, जो कि आवेशों के क्वांटीकरण की धज्जियां उड़ा रहा था। क्योंकि आवेशों का क्वांटीकरण क्या कहता है कि आवेश ये संभव है ही नहीं। लेकिन जरा सोचो, क्या प्रकृति में ऐसे कण प्राप्त हुए जिन पर आवेश 2e/3 तथा e/3 था? इन्हें क्या कहते हैं? क्वार्क्स कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों हमारे 12th के सिलेबस में या विविध प्रतियोगी प्रश्नों परीक्षाओं में ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आवेश क्या है? आवेश क्वांटाइज्ड है, यानी कि क्वांटीकरण को फॉलो करता है। यानी कि या तो E होगा, या 2E होगा, या प्यारे बच्चों क्या होगा? 3E होगा। तो आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में सबसे छोटा आवेश E होता है। हाँ, द स्मॉलेस्ट चार्ज इज व्हाट? सर दिस इज E। और फिर तो बढ़ते बढ़ते कुछ भी हो सकता है। और प्यारे बच्चों जो E का मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। देख रहे हो कितना छोटा है ये? -19 है। यानी कि जब एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे तो कैलकुलेशन सोचिए कितना बेसिक, मतलब कितना एडवांस लेवल पे हुई होगी, तब जाकर के 1.6 × 10⁻19 कूलाम आया होगा। तो आशा करता हूँ इस समय ये बता सकता हूँ कि कौन से चार्ज होंगे अथवा कौन से चार्ज नहीं होंगे। आइए प्यारे बच्चों इसके ऊपर करते हैं एक सवाल। बच्चों बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा आवेश संभव है ना? जैसे 1.6 × 10⁻20 इस तरह का आपको दिया है। तो आवेश संभव होने के लिए क्या खास बात बताई थी सर ने? सर ने कहा था Q = NE में n क्या होना चाहिए? सर n होना चाहिए पूर्णांक। यानी कि n बराबर क्या होगा बेटे? Q/E। यानी कि Q से E को भाग देने पर n एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो ज़रा देखो प्यारे बच्चों, ये आवेश आपको दिया है। तो क्या मैं जानता हूँ n = Q/E। Q का मान 1.6 10⁻20 और बेटे E का मान आप सभी जानते हैं कितना होता है? सर 1.6 10⁻19 कूलाम, यानी कि 1.6 10⁻19 कूलाम। तो क्या बेटे ये 1/10 आ गया है? यस सर। 1/10 का मतलब 0.1, जो कि पूर्णांक नहीं है, अतः यह आवेश संभव नहीं होगा। प्यारे बच्चों बात करते हैं सेकंड वाले की। n बराबर
हाँ जी, सेकंड वाले की बात करते हैं। n बराबर 3.2 गुना 10 की घात -18 बटे 1.6 10 की घात -19, यह आ गया 2 यहाँ से, यस। और प्यारे बच्चों यह आ गया 10 यानी कि 20, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है, अर्थात ये वाला आवेश संभव है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं इसी प्रकार तीसरे वाले की। हाँ जी, n बराबर 1.33 10 की घात -2 बटे 1.6 10 की घात -19। वैसे ही दिख रहा है सॉल्व करके, मुझे तो नहीं लगता कि ये पूर्णांक आएगा, बाकी आप अपने आप सॉल्व कर लेना प्यारे बच्चों। चौथे वाले केस में, फोर्थ वाले केस में, यस सर 2e, क्या है प्यारे बच्चों 2e, तो जो n होगा क्या वो 2e अपॉन e होगा, तो ये फिर कितना आ जाएगा, ये फिर 2 आ जाएगा। अब आएगा 6.5e को देखें, साफ साफ पता लग रहा है 6.5e है, पॉसिबल नहीं है। 2.5 क्यू, भावुक ना हो बिल्कुल भी, ये 2.5e नहीं है, ये 2.5q है। तो जब 2.5q होगा तो प्यारे बच्चों n जो होता है वो क्या होता है, n होता है q/e, तो यहाँ पर 2.5, हाँ जी, q/e। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आवेश तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि यार आवेश का जो मान है अगर वो 2e ले लें, कितना ले लें, 2e, क्योंकि ये तो इसने कहा नहीं कुछ भी ले सकता हूँ, q आवेश है, तो अगर q का मान 2e हुआ तो n का मान कितना होगा गुरुजी, 2.5 इंटू 2e/e, क्या ये 5 आ गया, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है, अतः यह आवेश भी संभव है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया होगा आपको आवेश का क्वांटीकरण। आइए बढ़ते हैं आवेश के अगले गुण की ओर। हाँ प्यारे बच्चों, अगला गुण ये है जिस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, वो ये है बेसिकली कि आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ उपस्थित होता है, यानी कि आवेश के लिए द्रव्यमान का होना एक शर्त है, जबकि द्रव्यमान के साथ आवेश हो ये जरूरी नहीं है। मतलब समझिए प्यारे बच्चों, ये एक m वस्तु है जो कि क्या है, उदासीन है, तो इस पर आवेश कितना है, 0 है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर प्यारे बच्चों मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक वस्तु है जिस पर कोई आवेश है, क्या है, इस पर कोई आवेश, तो हर हाल में इसके पास द्रव्यमान होना चाहिए, m हमेशा होना चाहिए। यानी कि आप इस बात, क्योंकि बेटा आवेश का मतलब क्या है, आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक वस्तु उदासीन है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान तो होना आवश्यक है। लेकिन अगर एक वस्तु पर आवेश है तो हर हाल में द्रव्यमान होगा ही, इसका उल्टा नहीं है। उल्टा मतलब समझो यार, मैं कह रहा हूँ m है, चार्ज हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक वस्तु पर आवेश है तो m होना ही चाहिए। इसका मतलब आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है। आवेश किसके साथ प्यारे बच्चों, आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ क्या होता है, उपस्थित होता है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों मेरी ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों चर्चा करना चाहता हूँ, ध्यान से समझें। माना ये एक परमाणु है जिस परमाणु के नाभिक में 10 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 10, और प्यारे बच्चों इस पर 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जरा बताओ इस पर जो कुल आवेश है, क्या कुल आवेश इस पर 0 हुआ, बिल्कुल सही बात है।
अच्छा, अब मैंने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने पर अब इस पर कितने बचे सर? 9 तो इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन क्या 10 प्रोटॉन बचे? बिल्कुल सर। और आप सभी जानते हैं जो आवेश प्रोटॉन पर होता है वही किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। इस पर धन होता है और इस पर क्या होता है बेटे? ऋण। तो ज़रा बताओ, अब जो ये कण आया, इस कण पर जो आवेश है क्या वो प्लस ई आ जाएगा? बोलो। अब भी इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं सर? 10 प्रोटॉन हैं। जितने ये 10 प्रोटॉन अभी भी इसके अंदर ही हैं। न्यूट्रॉनों की जो संख्या थी उतनी ही रही होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन तो कम हुए नहीं होंगे। तो जरा बताओ, अब इस द्रव्यमान में अगर ये m1 है और ये m2 है, तो कौन ज़्यादा और कौन कम होगा? सर मेरे ख्याल से m2 का मान छोटा होना चाहिए किससे? m1 से, क्योंकि इस वाले में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो धनावेशित वस्तुएं हैं उदासीन वस्तुओं के सापेक्ष हल्की होती हैं। अच्छा, यानी कि अगर ये m और ये m दो वस्तुएं A और B, जिनके द्रव्यमान क्या है प्यारे बच्चों? बराबर, लेकिन इनको आपस में रगड़ दिया गया। इनको आपस में रगड़ने पर एक वस्तु कैसी हो गई सर? धनावेशित हो गई। एक वस्तु कैसी हो गई? ऋणावेशित हो गई। तो अब ये B और ये A, अब B का द्रव्यमान किससे ज़्यादा होगा सर? A से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सर इसके पास से जो इलेक्ट्रॉन थे इस पर ट्रांसफ़र हुए होंगे और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के कारण ही इस पर ऋणावेश आया होगा। और सब बच्चे जानते हैं आवेश सदैव किसके साथ संबद्ध होता है? द्रव्यमान के साथ। तो जब यहाँ से यहाँ गया होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा और इस पर प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी ये बात। निगेटिव वाले का द्रव्यमान ज़्यादा, पॉजिटिव वाले का द्रव्यमान कम। और जब उदासीन हैं तो दोनों के द्रव्यमान क्या हैं प्यारे बच्चों? बराबर हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अगले बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आवेश निश्चर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? निश्चर होता है। ये निश्चर क्या होता है, इस पे चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, आवेश सदैव निश्चर होता है। निश्चर होता है ना। निश्चर के मायने समझे प्यारे बच्चों। निश्चर का मतलब होता है इंग्लिश में इनवेरिएंट, और फील क्या कहती है? फील कहती है अपरिवर्तनीय, यानी कि जिसको बदला ना जा सके। आवेश सदैव निश्चल रहता है। अभी निश्चल रहता है, ये किस संदर्भ में बात हो रही है? क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी बात किस संदर्भ में कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम एक्चुअल में बात कर रहे हैं द्रव्यमान के संदर्भ में। जो किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है प्यारे बच्चों, वो द्रव्यमान वेग के साथ परिवर्तित होता है। वेग के साथ क्या होता है? परिवर्तन होता है। किसके अंदर? किसी कण के द्रव्यमान के अंदर। ये हमने आइंस्टीन की सापेक्षता थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा, रिलेटिविटी की थ्योरी के अंदर ही पढ़ाया जाता है प्यारे बच्चों। क्या है जरा ध्यान से समझें। m बराबर m0 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस v² बटे c²। ये है द्रव्यमान। द्रव्यमान का सूत्र जो कि किसके साथ बदल रहा है प्यारे बच्चों? वेग के साथ। आपको यकीन नहीं होगा कि द्रव्यमान भी बदलता है। हाँ भाई, जब आप स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में जब आपके जो स्पेसशिप होती है उसकी चाल बहुत ज़्यादा होती है, तो उस स्थिति में द्रव्यमान बदलता रहता है। m0 क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर m0 कहलाता है विराम द्रव्यमान। क्या कहलाता है? m0 कहलाता है विराम द्रव्यमान, यानी कि जब वस्तु स्थिर है। ये कोई कण जिसका विराम द्रव्यमान कितना है? m0, जब किसी चाल v से चलती है तो इसका द्रव्यमान m हो जाता है। इस m को क्या बोलते हैं? इस m को बोलते हैं गतिक द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान चाल के साथ परिवर्तनीय है, यानी कि निश्चर नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ क्या कह रहे हैं? आवेश सदैव निश्चर होता है, यानी कि आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जब वस्तु स्थिर है तो भी आवेश यही होगा, और जब कोई आवेश
किसी चाल v से गति करता है तो भी आवेश का मान उतना ही होगा। ये इस शब्द का अर्थ है। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी कि आप ये कहना चाहते हैं गुरुजी, इस वाले सूत्र में देखो बेटे, सबसे पहले अगर मैं v को शून्य रख दूं, v को क्या रख दूं? शून्य, तो क्या m0 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 0 स्क्वायर बटे c स्क्वायर से m का मान, सॉरी यहाँ से प्यारे बच्चों v को शून्य रखने पर m बराबर आ जाएगा m0। क्यों? क्योंकि एक में से एक गया, 1 माइनस इतने, जरा सोचो ये 1 आ जाएगा, 0 आ गया, तो क्या m बराबर m0 हो गया? बिल्कुल सही बात है। यानी कि जब कण स्थिर अवस्था में होता है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है? m0। और जब कण किससे गति करता है? v चाल से, तो उसका द्रव्यमान m हो जाता है ना। उदाहरण के तौर पे देखो, मान लो मैं आपसे कहूँ यार v का मान c/2 रख दो, यानी कि किसी कण को जिसका द्रव्यमान m0 है ना, स्थिर द्रव्यमान कितना है? m0, विराम द्रव्यमान m0। जब ये c/2 से गति करता है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा गुरुजी? m0 1 माइनस, हाँ बेटे v स्क्वायर का मान रख दिया तो क्या c²/4 आ गया, बटे c² छम हो गए, तो क्या m बराबर m0 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस, बेटे 1/4 आ गया, 1/4 से 2m0/√3 आ गया। तो जरा बताओ m में परिवर्तन है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन कमाल की बात है, आवेशों के लिए q बराबर q0 1 माइनस v²/c² जैसा कोई सूत्र नहीं एग्जिस्ट करता है। अतः मैं कह सकता हूँ कि आवेश स्थिर है तो भी q ही होगा, और अगर आवेश c/2 से गति कर रहा है तो भी आवेश का मान q ही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? यह कहलाता है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। एक और इसी चीज़ को थोड़ा सा संक्षेप में अगर मैं आपको बता दूं, तो संक्षेप में वो ये कह रहा है कि अगर m0 था तब जब ये स्थिर था, m का मान m0 2m0/√3 है, जब v कितना था? c/2 था। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, आवेश q बराबर q0 है जबकि ये स्थिर है, और आपसे कह रहा है v बराबर c/2 रखने पर सर तब भी q बराबर q0 ही होगा। क्या आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक दो चीज़ें आवेश के बारे में और पढ़ते हैं और फिर आने वाले हैं कूलाम्ब के नियम पर। तो प्यारे बच्चों आवेश क्या होता है? सर आवेश अदिश राशि होता है। इसको साधारण बीजगणितीय रीति से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव क्या रहता है प्यारे बच्चों? संरक्षित रहता है। आवेश में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता। और प्यारे बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आवेश का क्वांटीकरण हम लोगों ने पढ़ा, q बराबर ±ne होता है ना। कुछ कण क्वार्क्स होते हैं लेकिन वो एक्चुअल में हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। e/3 तथा 2e/3 जिन पर चार्ज एग्जिस्ट करता है, और बहुत सारी बातें स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ी। अब जरा फटाफट से बेटे एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेशित करने की विधियों पर चर्चा करते हैं। आवेशन की विधियां। ओके बेटे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। वैसे तो प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युतिकी के दो भाग होते हैं, भाग 1 भाग 2। अभी हम लोग भाग 1 पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी चर्चा कर सकते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ? स्थिर वैद्युतिकी 2 में, जिसमें पहला जो प्यारे बच्चों मेथड है जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप कहते हैं घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा, है ना, बाय फ्रिक्शन। ओके प्यारे बच्चों, दूसरा जो मेथड है, दैट सेकंड मेथड इज चालन। चालन मतलब कंडक्शन। ओके बेटे, तीसरी जो विधि है, द थर्ड मेथड इज बेसिकली जिसे आप कहते हैं प्रेरण। ओके, इंडक्शन। तो ये मेरे पास प्यारे बच्चों 3 विधियां हैं मेनली। वैसे तो बहुत सारी विधियां होती हैं, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, लेकिन अपन मेनली 3 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। घर्षण के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं। क्या कि सर आपने बताया था जब एक उदासीन वस्तु को, किसको बेटे? उदासीन वस्तु को किसी दूसरी उदासीन वस्तु के साथ क्या किया जाता है? रगड़ा।
रगड़ा जाता है तो बेटे एक वस्तु जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति है वो दूसरे वस्तु को अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है, यानी कि इसके लिए वस्तुओं का संपर्क में आना आवश्यक है ना। तो संपर्क में वस्तु आएंगी, आपस में एक दूसरे को रगड़ेंगी, तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, इस पर प्यारे बच्चों धन आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, इस पर एक ऋण आवेश आ जाएगा। यही आप समझ रहे होंगे जब आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो आपकी कार बहुत तेज़ स्पीड से चलती है तो वो एयर के साथ क्या करती है, रगड़ती है, एयर के साथ रगड़ते हैं तो उस पर क्या आ जाता है, आवेश। और याद रहो जब आप क्या करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, कोई आपको हाथ लगाता है तो झटका लगता है। हालांकि झटका लगने की बात भी मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर, लेकिन कुछ इस तरह का होता है ज़रूर प्यारे बच्चों। तो ये ध्यान दें, जब एरोप्लेन्स क्या होते हैं, उड़ते हैं, तो वो जब बहुत तेज़ स्पीड पर उड़ते हैं तो एयर फ्रिक्शन के साथ उनके ऊपर भी बहुत हैवी चार्ज क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। दूसरी चीज़ चालन। चालन में ध्यान दें आप लोग, महत्वपूर्ण बात है चालन के अंदर, एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के साथ संपर्क में आती है। प्यारे बच्चों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे, है ना। यहाँ भी संपर्क में आना जरूरी है, यहाँ भी संपर्क में आना जरूरी है। तो संपर्क में आती है, माना इस पर आवेश कितना है प्यारे बच्चों, Q1, और इस पर कितना है, आवेश है Q2। तो इस वाली एक वस्तु से, अब यहाँ विभव एक पद है जिसका मैं प्रयोग करना सही नहीं समझता, तो चूंकि हम जब विभव पढ़ेंगे तब उसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन चूंकि क्वेश्चंस में सवाल बहुत सारे आते हैं तो मैं आपको बस तरीका बता देता हूँ प्यारे बच्चों। दोनों चालक एक जैसे हैं, एक समान, क्योंकि देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा, ये आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा। जब एक जैसे चालक होते हैं, जब एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो इन पर आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। अच्छा, एक जैसे कैसे, इनके द्रव्यमान भी क्या होने चाहिए, बराबर, तथा इनकी आकृति, ज्यामिति भी समान। ठीक है भाई, पदार्थ भी समान। तो जब इन दोनों को आपस में संपर्क में लाते हैं, इस पर क्या आवेश था, Q1, इस पर कितना था, Q2। अब संपर्क में लाने पर इस पर Q1 डैश हुआ और इस पर क्या हुआ बेटे, Q2 डैश। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखो, ये जो Q1 डैश होगा इस पर Q1 प्लस Q2 बटे 2 होगा, तथा ये जो Q2 डैश है इसका मान भी Q1 प्लस Q2 बटे 2 होगा। तो आप इस बात को भी फिलहाल याद रखें। ऐसा होता क्यों है ये सब आपको बताएंगे हम लोग जब स्थिर वैद्युत की 2 पढ़ेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें। तो उदाहरणार्थ मान लो मैं आपसे कहूँ दो वस्तुएं हैं एक जैसी, इस दोनों के द्रव्यमान क्या है, समान। इस पर 2 कूलाम आवेश है और इस पर कितना है बेटे, 4 कूलाम आवेश। दोनों को क्या कर दिया गया सर, किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया, संपर्क में लाए चालक तार द्वारा। तो जैसे ही चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो अब इस पर आवेश कितना हो जाएगा, 2 + 4 बटे 2, अर्थात कितना होगा बेटे, 6 बटे 2 से इस पर 3 कूलाम आ जाएगा। और दूसरे वाली पर सर इस पर भी कितना आ जाएगा, इस पर भी 3 कूलाम आवेश आ जाएगा। तो इसलिए आप याद रखें, सवाल करते समय काम आएगा कि जब भी कभी दोनों एक जैसी समरूप गोले हैं तो उन समरूप गोलों पर जो आवेश होता है पुनर्वितरण कुछ इस तरह से हो जाता है। बाकी वैसे समझ में आ ही रहा होगा, चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो चालक तार से होता क्या है प्यारे बच्चों, आवेश स्थानांतरित होता है तब तक जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए। लेकिन अभी इस पे चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। और कोई सवाल इसमें देख सकते हैं आप? हाँ जी, मान लो मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चों कि इस पर आवेश था कितना, 4 कूलाम, इस पर आवेश कितना था, इस पर था सर -10 कूलाम। दोनों एक जैसे समरूप हैं, M1 M2, R1 बराबर प्यारे बच्चों R2। दोनों को कैसे जोड़ा गया, चालक तार द्वारा, या दोनों को क्या कराया गया, दोनों को स्पर्श करा दिया गया। तो इस स्थिति में अब कितना आवेश होगा, अब गुरुजी इस पर आवेश हो जाएगा 4 - 10 बटे 2, अर्थात कितना आएगा बेटे, सर ये आएगा 4 - 10 बटे 2। हाँ जी, 4 - सर -6 बटे 2 से कितना
-3 कूलाम, और इस पर भी कितना आएगा, इस पर भी -3 कूलाम आ जाएगा। अच्छा एक बार जरा देखना आवेशों के संरक्षण से, कुल आवेश कितना था 4 और 10, यानी कि सर कुल आवेश था 4 - 10 -6 कूलाम। अब बताओ कितना है गुरुजी, अब है -3 और -3, यानी कि अब भी कितना है, अब भी तो -6 ही है, यानी कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही प्यारे बच्चों आवेश को नष्ट किया जा सकता है। हाँ, आवेश को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रेरण की। ये एक महत्वपूर्ण विधि है ना। अभी मैं आपको समझाऊंगा प्रेरण का बेसिकली क्या मतलब होता है। प्रेरण नाम से पता लग रहा है प्रेरणा, और इसके अंदर कमाल की बात है, इसमें संपर्क की आवश्यकता थी, इसमें संपर्क की आवश्यकता थी, चाहे चालक तार द्वारा चाहे वैसे ही, लेकिन इसमें संपर्क की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेरणा के द्वारा आवेशन हो रहा है। आइए प्यारे बच्चों समझते हैं। सबसे पहले आपसे ये कहा गया कि भाई ये दो उदासीन गोले हैं, ए तथा बी, दोनों कैसे हैं प्यारे बच्चों, चालक। सर ये चालक क्या है प्यारे बच्चों, चालक वही होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, ध्यान है आपको, आपने पढ़ा था है ना, जिनके अंदर विद्युत धारा बहने लगती है, या वो वस्तुएं जिनके अंदर ऊष्मा का प्रवाह होने लगता है, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, चालक। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, ध्यान आ रहा है कुछ। और प्यारे बच्चों अगर ये लकड़ी होती तो, अगर ये वुड की बनी होती, लकड़ी की बनी होती तो क्या इसके अंदर प्रवाह होता, नहीं। इसका कारण ये होता है कि चालक वो वस्तुएं हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन तो सब में होते हैं, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो मैं जब प्रेरण की बात कर रहा हूँ तो प्रेरण में किन का प्रयोग कर रहा हूँ, ए तथा बी दोनों चालक हैं। चालक है इनका मतलब इसके अंदर तथा इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या उपस्थित हैं, दोनों के अंदर प्यारे बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब मैं इनको आवेशित करना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे कि कैसे ए और बी पर हमने आवेश उत्पन्न किया, किस विधि के द्वारा, प्रेरण के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए समझते हैं किसको, प्रेरण को। ये ए तथा ये क्या है प्यारे बच्चों, बी। ये रहा ए, ये रहा बी। ये मैं आपको बता दूं, ये जो स्टैंड है ये विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी मतलब कुचालक। और इन कुचालकों पर ये ए तथा बी कैसे, समरूप चालक हैं। बहुत मजा आने वाला है, एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। अब ये दोनों क्या हैं आरंभ में, सर इस पर भी आवेश शून्य, इस पर भी आवेश शून्य। इसका मतलब क्या, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं सर, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है प्यारे बच्चों, प्रोटॉन। यानी कि दोनों पर आवेश क्या है, शून्य और शून्य, नेट आवेश शून्य है। यानी कि अर्थात इस समय दोनों गोले कैसे हैं प्यारे बच्चों, उदासीन हैं। अब मैं इनको क्या करना चाहता हूँ, आवेशित करना चाहता हूँ। तो इनको आवेशित करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले आप याद करो, हाँ गुरुजी, कांच की छड़ को, किसको भाई, कांच की छड़ को क्या सिल्क के कपड़े से रगड़ दिया, जी गुरुजी। तो इस पर कैसा आवेश आ गया, ये धन आवेश आ गया है, किसके पास, इस छड़ के पास। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस छड़ को लेकर के आऊँगा ए और बी के पास, और देखो कैसे इन दोनों को आवेशित करता हूँ। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ए तथा बी को संपर्क में लाओ। किसको लाओ, स्टेप 1 ए तथा बी को कहाँ लाइए, संपर्क में लाइए। ले आए। देखो बेटे मुझे आवेश देते समय किसी और चीज़ को इससे नहीं छुआना, आपस में तो चला ही सकते हैं। चलो, तो संपर्क में आने पर ये एक तरह से एक ही चालक बन गया है। अब इसके पास लाइए ये धन आवेशित छड़। जब ये धनावेशित छड़ इसके पास लाओगे तो क्या इन दोनों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को खुशबू आ जाएगी, हाँ। तो जो दोनों के मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो कुछ इसमें को होते हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। ये किसके हैं, क्या केवल ए के हैं, नहीं, ये ए और बी दोनों के हैं। क्यों, क्योंकि गुरुजी जितने प्लस इसमें थे उतने माइनस इसमें थे, जितने प्लस इसमें थे उतने माइनस इसके अंदर थे। तो जरा अब चूंकि दोनों को संपर्क में रख दिया
तो संपर्क बनने पर एक रास्ता बन गया है। तो जितना आवेश होगा कुल ऋण आवेश सारा का सारा पता लगा। अरे भाई ऐश्वर्या राय आ रही है, आ जाओ आ जाओ। ऐश्वर्या राय की भनक पड़ते ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जम गए, और तो और बी वाले भी कहाँ चले गए, चुपचाप भाग करके ए वाले की छत पे चले गए। नहीं समझ में आया। और जो इसके अंदर धनात्मक आवेश था प्यारे बच्चों, उसका क्या हुआ? गुरुजी जो धनावेश था धन धन को प्रतिकर्षित करता है, तो जो इसका धन और इसका धन था सारा का सारा यहां पर इकट्ठा हो गया है। आशा करता हूं प्यारे बच्चों बात समझ में आई। अब क्या करना है? अब इस छड़ को यहीं रखना है। इस छड़ को यहां रखते हुए चुपचाप से इन दोनों गोलों को अलग अलग कर दो। इसको अलग कर दो। तो जैसे दोनों को अलग करेंगे तो धोखा हो गया। क्या कुछ इसकी छत पे चले गए थे, सारे इलेक्ट्रॉन इसकी छत पे चले गए, और इधर से प्यारे बच्चों जो सारे धन थे वो सारे के सारे यहीं रह गए। तो जरा बताइए, क्या पहले ये उदासीन थे, अब ये उदासीन है क्या? नहीं। इस लालच के चक्कर में, इसकी प्रेरणा के चक्कर में यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और बचा हुआ धन उधर चला गया। तो अब ये कैसा आवेशित है प्यारे बच्चों? सर अब गोले ए पर आवेश कैसा है? सर इस पर है ऋण आवेश, जबकि गोले बी पर कैसा आवेश है? सर इस पर है धन आवेश। समझ में आया? तो हींग लगाना फिटकरी, रंग चोखा चोखा, हमने तो कुछ भी नहीं करा। जरा बताओ, क्या आपने इस छड़ को किसी गोले से स्पर्श कराया क्या? नहीं। आपने तो बस इसको केवल इसके पास ला करके रखा। इसके पास लगने से ये वाले कण जो ऋण थे वो इसके पास आ गए, धन वाले उधर इकट्ठे हो गए। फिर मैंने छड़ को यहीं रखा लालच के चक्कर में और चुपचाप इन दोनों को अलग कर दिया। सर ये तो आपने फूट डालो राज करो नीति लगाई। बिल्कुल किया, लेकिन जरा बताइए, क्या अब इस पर ऋण इस पर धन आवेश आ चुका है? अब अपनी छड़ को वापस भेज दो, हमें तुम्हारे से कोई काम नहीं है। अच्छा, ये अब एक विलगित चालक बन गया है, इसका निकाय पर आवेश उतना ही रहेगा, इस पर भी आवेश उतना ही रहेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मैं प्रेरण के द्वारा, किसके द्वारा? प्रेरण के द्वारा भी वस्तुओं को क्या कर सकता हूँ? आवेशित कर सकता हूँ। हालांकि ये सब चीज़ें स्थिर वैद्युत की 2 में बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आशा करता हूँ प्यारे बच्चों थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसके लिए क्या होना जरूरी है? चालक इसलिए क्योंकि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इधर से इधर ट्रांसफर हो सकेंगे। जब वो इधर से इधर जा सकेंगे तभी तो इस पर ऋण इकट्ठा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अतः प्रेरण के द्वारा हम चालकों को क्या कर सकते हैं? आवेशित कर पाते हैं। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? तो यही अपने को काम करना है और इस तरह से हम आवेशन के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो ये थी आवेश से संबंधित कुछ जानकारियाँ। आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या हैं, आवेशों के मध्य क्या अन्योन्य घटनाएं हो रही हैं, आवेश संरक्षित है, आवेश क्वांटाइज्ड है, आवेश निश्चर है, और कैसे किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। इसके लिए हमें समझ में आया कि घर्षण क्या है, इसके लिए हमें समझ में आया प्यारे बच्चों कि चालन क्या है, इसके लिए हमें समझ में आया कि वास्तव में प्रेरण क्या है, और किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहता है प्यारे बच्चों? संरक्षित रहता है। भौतिकी एक मापन का विज्ञान है। मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, माना मैंने आपसे पूछा यार वस्तु ए और वस्तु बी, ये मान लो माँ है और ये क्या है? उसका बेटा। अब यार माँ ने बेटे से कहा कि माँ मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। बेटे ने कहा कितना? इतना इतना इतना। क्या ये प्यार मापा जा सकता है? नहीं। और जिन चीज़ों का मापन नहीं हो सकता वो भौतिक राशियाँ नहीं होती, क्योंकि भौतिक राशियाँ वो होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? माप सकते हैं। अब मैं इस बात से मेरा अभिप्राय क्या है? इस बात से मेरा अभिप्राय ये है कि हमें जब ये पता है कि समान आवेश यानी कि सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो फिर ये सजातीय और विजातीय आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, अरे भाई आप बताओ, आकर्षण और प्रतिकर्षण का मतलब बल ही तो है, तो इस बल का परिमाण क्या होगा? इस बल का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये फोर्स होगा कितना?
5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, यानी कि अब मुझे आवेशों के मध्य लगने वाले बल के मान की गणना करनी होगी। और ये बात किसने बताई थी? कूलाम्ब ने। तो अतः अब हम पढ़ेंगे कूलाम्ब का नियम। किसका नियम प्यारे बच्चों? कूलाम्ब का नियम, जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों के मान की गणना करने के काम में आता है। यानी कि आपको ये बताएगा कि बल है तो बल है कितना, भाई मापन भी तो आवश्यकता है। तो हमें यही प्यारे बच्चों समझाना होगा। अरे भाई एक मशीन 10 जूल कार्य करती है 1 सेकंड में, एक मशीन 10 जूल कार्य करती है प्यारे बच्चों 1 घंटे में, तो दोनों की क्षमताओं में अंतर हुआ ना, तो ये मापन से ही तो पता लग रहा है। यस, इसी तरह से एक आवेश दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है, एक आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित कर रहा है। भाई इस आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बल का परिमाण क्या है, यही हम लोग किससे जानेंगे प्यारे बच्चों? कूलाम्ब के नियम से जानेंगे। तो भाई कूलाम्ब ने यह काम किया, तो आइए प्यारे बच्चों पढ़ते हैं कूलाम्ब का नियम। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 180021 799 1821 799 180021 799।